हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ साइंस एंड मैथमेटिक्स क्लासेज में। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं गणित का क्लास। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब साइंस के साथ साथ गणित का भी क्लास होगा, क्योंकि हमारे कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि सर गणित का सिलेबस काफ़ी पीछे जा रहा है, तो आप साइंस के साथ साथ गणित का भी क्लास दीजिए यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, ये भी सुझाव ठीक ही है, क्योंकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में सभी विद्यार्थी काफ़ी खाली खाली से होंगे, तो पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो मौका मिलेगा। फिर मैंने सोचा कि कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं गणित को स्टार्ट तो आप बुक देखेंगे तो उसमें आप रियल नंबर से देखेंगे, स्टार्टिंग है उसका बीज गणित आता है। तो हमने बीज गणित का क्लास कुछ किया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि लॉकडाउन तो कभी ना कभी तो खुलेगा ही। तो जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तब हम लोग जहाँ पर क्लास छोड़े थे वहीं से क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक मैं आप लोगों को इस यूट्यूब के माध्यम से क्षेत्रमिति का क्लास दूंगा। क्षेत्रमिति अगर समाप्त होती है तब तक अगर लॉकडाउन ख़त्म नहीं होती है तो फिर हम लोग कोई और टॉपिक, फिर बाद में कोई दूसरा चैप्टर ले लेंगे। फ़िलहाल हम क्षेत्रमिति से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर अभी पढ़े रहेंगे तो बाद में भी बहुत आसान लगेगा ये आपको। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं क्षेत्रमिति क्या है। क्षेत्रमिति का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं क्षेत्रमिति के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्षेत्रमिति कई विद्यार्थियों को बहुत मुश्किल लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है, और वास्तव में ये मुश्किल चैप्टर है ही। पढ़ने के तरीके पर डिपेंड करता है और पढ़ाने के तरीके पर डिपेंड करता है। बच्चा किस तरह से पढ़ना चाहता है और टीचर किस तरह से पढ़ाना चाहता है, ये काफ़ी हद तक मायने रखता है। आप किसी भी चैप्टर को पढ़ो तो उस चैप्टर को आप बेस से पकड़ो, वो जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से पकड़ो, और फार्मूला रट करके क्वेश्चन बनाने की कोशिश मत करो। यदि आपने ऐसा किया तो फिर आपको चैप्टर बनाने तो आ जाएगा, लेकिन चैप्टर का असली मतलब आपको समझ में नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप क्षेत्रमिति को रटे नहीं, बल्कि इसके क्वेश्चन को इस प्रकार से समझ लें कि आपको ये खेल लगने लगे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग कहीं नहीं जाइए और वीडियो को पूरा देखिए, और मैं जैसे जैसे वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, वैसे वैसे हर एक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, तब आपको क्षेत्रमिति बिल्कुल आसान लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं कि क्षेत्रमिति क्या है। दोस्तों, क्षेत्रमिति, जिसको अंग्रेजी में हम लोग मेंसुरेशन कहते हैं, क्षेत्रमिति का शब्द का जो निर्माण हुआ है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है क्षेत्र और दूसरा शब्द है मिति। तो क्षेत्र का अर्थ होता है, क्षेत्र का अर्थ तो बहुत इजी है, मतलब कोई जगह, कोई स्थान। स्थान के अनेक आकार हो सकते हैं, कई आकार के स्थान हो सकते हैं, जैसे त्रिभुजाकार क्षेत्र हो सकता है, वृत्ताकार हो सकता है, चतुर्भुजाकार हो सकता है, पंचभुजाकार हो सकता है, अनेक प्रकार के क्षेत्रों के आकार हो सकते हैं। तो क्षेत्र तो आप समझ रहे हैं। दूसरा है मिति। मिति का अर्थ होता है माप। इस प्रकार क्षेत्रमिति का शाब्दिक अर्थ हो जाता है क्षेत्र की माप। क्षेत्रमिति का शाब्दिक अर्थ है क्षेत्र की माप। तो क्षेत्र की माप से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि क्षेत्रमिति के अंदर हम लोग क्षेत्र की माप के बारे में पढ़ते हैं, क्षेत्र की माप के बारे में पढ़ते हैं। अब ये जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्रों के नाम रखे गए हैं, जिसको हम लोग, वो आकृति का एक रूप पकड़ लेता है तो हम उसको ज्यामितीय आकृति कहते हैं। तो दोस्तों, ज्यामितीय आकृति का जो माप है वो पढ़ने को आपको क्षेत्रमिति मिलता है। तो क्षेत्रमिति पहले क्या है, तो एक गणित की शाखा है। तो पहले इसके डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, कैसे है ये। गणित की वह शाखा, दोस्तों, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल, परिमिति और आयतन आदि के मापों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसे क्षेत्रमिति कहते हैं। आपने इस डेफिनेशन में क्या जाना कि क्षेत्रमिति गणित की एक शाखा है, और क्षेत्रमिति के अंतर्गत यानी क्षेत्रमिति के अंदर हम लोग ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल, ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल, उसकी परिमिति और उसके आयतन के मापों से संबंधित अध्ययन करते हैं। दोस्तों, ज्यामितीय आकृतियों के गुणों के बारे में पढ़ना होगा, अगर उसके संरचनाओं के बारे में पढ़ना होगा तो आपको जाना होगा ज्यामिति वाले शाखा में। ज्यामिति आपको
ज्यामितीय आकृतियों के गुणों और रचनाओं का अध्ययन कराता है, जबकि क्षेत्रमिति ज्यामितीय आकृतियों के मापों का अध्ययन कराता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे। तो अब क्षेत्रमिति के बाद हम लोग को ये समझना ज़रूरी है ज्यामितीय आकृति के बारे में, क्योंकि ज्यामितीय आकृति को अगर नहीं आप ठीक से समझ पाएंगे तो फिर क्षेत्रमिति के जो 2 चैप्टर है उस 2 छोटी छोटी चैप्टर को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए अब हम अगला टॉपिक करेंगे ज्यामितीय आकृति। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ज्यामितीय आकृतियाँ क्या है। ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन हम लोग ज्यामिति के अंदर करते हैं। यह क्षेत्रमिति का पार्ट नहीं है, ये जो टॉपिक है वो ज्यामिति का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर हमको ज़रूरत है इसका, इसलिए हम ये आपको बता रहे हैं। ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन हम लोग ज्यामिति के अंदर करते हैं। तो इसका बड़ा सिंपल डेफिनेशन होगा, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो कि ज्यामिति के अंतर्गत जिन आकृतियों का अध्ययन किया जाता है, ज्यामिति के अंतर्गत जिन आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ज्यामितीय आकृति कहते हैं। ज्यामितीय आकृतियों को 2 भागों में बांटा गया है, द्विविमीय आकृति और त्रिविमीय आकृति। द्विविमीय आकृति जिसको अंग्रेजी में 2 डायमेंशनल फिगर कहते हैं, त्रिविमीय आकृति जिसको अंग्रेजी में 3 डायमेंशनल फिगर कहते हैं। तो दोस्तों, ज्यामितीय आकृतियों में एक खास बात है बीमा। बीमा आप यहाँ देख सकते हैं। बीमा के रूप में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मोटाई होती है। जितनी भी ज्यामितीय आकृतियाँ होती है वह बीमाओं से ही बनती हैं। बीमा के बिना उनका निर्माण नहीं हो सकता है। कुछ ज्यामितीय आकृतियाँ ऐसी है जो केवल लंबाई और चौड़ाई के मिलने से बनती है। कुछ ज्यामितीय आकृति हैं जिनको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो जिन आकृतियों में केवल लंबाई और चौड़ाई हो, यानी कि जिसमें केवल 2 ही बीमाएँ होती हैं, जिसमें केवल 2 ही बीमाएँ होती हैं, वे आकृतियाँ द्विविमीय आकृतियाँ कहलाती हैं। और जिसमें 3 बीमाएँ होती है उन्हें त्रिविमीय आकृतियाँ कहते हैं। अब अगर इसका हम डेफिनेशन तैयार करें द्विविमीय और त्रिविमीय आकृति का, तो बड़ा सिंपल डेफिनेशन होगा कि जिसमें 2 बीमाएँ होती हैं, वैसी आकृतियाँ जिसमें 2 बीमाएँ हो उन्हें द्विविमीय आकृतियाँ कहते हैं, और वैसी आकृतियाँ जिसमें 3 बीमाएँ हो उन्हें त्रिविमीय आकृतियाँ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, द्विविमीय आकृति के एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। ये तीनों द्विविमीय आकृति हैं। त्रिविमीय आकृतियों के एग्जाम्पल के रूप में होगा घन, घनाभ, शंकु, बेलन और गोला। जैसा कि आप क्लास 9th में अगर पढ़े होंगे ठीक ढंग से, तो आपको पता होगा कि त्रिविमीय आकृतियों में जो घन होता है, जैसा कि आप लूडो का जो पासा होता है, पासा, तो आप पासा का जो आकार देखते हैं वो अगर आप किसी तल पे रखेंगे तो वो तल से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अगर आप इसकी बात करें घनाभ की, तो घनाभ क्या, जैसे आप ईंट देखते हो, ईंट, तो ईंट एक घनाभाकार आकृति का होता है, तो उसको भी अगर किसी तल पर रखते हैं तो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये शंकु एक जैसे टोपी जैसा होता है, तो ये भी जमीन तल से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। बेलन तो आप समझते हैं, जैसे किसी लकड़ी का कुंदा हो गया या फिर कोई गोलाकार खंबा हो गया, तो ये जैसे ये बेलन हो गया, है ना। गोला यानी जैसे फुटबॉल हो गया, आप किसी लोहे का गोला रख सकते हो, जैसे कोई कांच की गोली हो सकती है, तो वो गोला होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो त्रिविमीय आकृतियाँ जो होती है, ये त्रिविमीय आकृतियों को यदि हम किसी तल पर रखते हैं तो ये तल से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि तल में रखने के बाद उसकी लंबाई होगी, फिर उसकी चौड़ाई होगी और फिर उसकी कुछ न कुछ ऊंचाई होगी। ठीक है दोस्तों, तो त्रिविमीय आकृति में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है, इसलिए जब हम इसको तल में रखते हैं तो ये ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। जबकि द्विविमीय आकृति में केवल लंबाई और चौड़ाई ही होती है। तो जब किसी तल में बनाएंगे हम, तो ये तल से ऊपर उठा हुआ दिखाई नहीं देता है, ये बिल्कुल तल में सटा हुआ दिखाई देता है। अगर आप समझेंगे, आप सोचते रहे होंगे कि कहीं ऐसा पेपर तो नहीं है, जैसे कागज़ होता है किसी कॉपी का या फिर किसी किताब का कागज़ हो, पेपर हो, तो आप सोचेंगे कि वो कहीं द्विविमीय आकृति है। नहीं, वो भी द्विविमीय आकृति नहीं है, क्योंकि उसमें लंबाई है, चौड़ाई है और मोटाई है, लेकिन बिल्कुल कम है, अल्प मोटाई है, बिल्कुल थोड़ी मोटाई है, परंतु मोटाई है, इसलिए वो द्विविमीय आकृति के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। दोस्तों, द्विविमीय आकृतियों को आप हाथ में लेकर या फिर किसी भी चीज़ पर, वस्तु पर लेकर आप नहीं घूम सकते हैं। ये एक तल में फिक्स रूप से बन जाता है। जैसा कि क्रिकेट का मैदान आप देखते होंगे, वो गोलाकार होता है, वृत्ताकार होता है, तो वो एक तल में ही होता है।
ठीक है दोस्तों, वो ऊपर उठा हुआ दिखाई नहीं देता है। वही अगर आप गेंद की बात करें, क्रिकेट का जो बॉल होता है, वो जो गेंद होता है, वो गेंद तल में ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, लेकिन वही उसका जो बाउंड्री लाइन जो होता है, उसके अंदर जो खेलते हैं खिलाड़ी, वो एक तल में सटा हुआ होता है, वो ऊपर उठा हुआ दिखाई नहीं देता है। तो बड़ा सिंपल है इसका। अगर हम एग्जाम्पल दें आपको द्विविमीय और त्रिविमीय आकृति का, तो मेरा और आपका शरीर या दुनिया के किसी भी प्राणी का शरीर त्रिविमीय आकृति के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा एक किताब, आपका मोबाइल, ये मार्कर, कलम, साइकिल, ये सारे के सारे त्रिविमीय आकृति के अंतर्गत आते हैं। लेकिन खेत का जो आकृति है, खेत जो आप देखते होंगे, वो आकृति द्विविमीय आकृति में आएगा, क्योंकि खेत चतुर्भुजाकार होता है। क्रिकेट का जो मैदान होगा वो भी द्विविमीय आकृति के अंतर्गत आएगा। ये बोर्ड का जो ये जो सतह होगा, ये द्विविमीय आकृति होगा। लेकिन पूरे बोर्ड की बात करें तो पूरा बोर्ड द्विविमीय आकृति नहीं होगा। पूरा बोर्ड जो होगा ना, बोर्ड का पूरा हिस्सा त्रिविमीय आकृति के अंतर्गत आएगा, क्योंकि बोर्ड एक तरह से घनाभ के आकार का होता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा ख्याल है कि आप द्विविमीय और त्रिविमीय आकृति को समझ गए होंगे। अगर डेफिनेशन बोले तो इसका बहुत सिंपल परिभाषा है कि वैसी आकृतियाँ जिसमें 2 विमय हो उसे द्विविमीय आकृति कहते हैं, वैसी आकृतियाँ जिसमें 3 विमय हो उन्हें त्रिविमीय आकृतियाँ कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आप समझ गए हैं, तो अगला क्लास हम लोग करेंगे कि उस क्लास में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्षेत्रमिति में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, और उसका पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।